जय हिंद। आज हम लोग संविधान को पढ़ेंगे। संविधान में हमने कुछ मुद्दे हमने चर्चा कर लिए थे कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ। आज जो बचा हुआ पार्ट है उसको करते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने संविधान की काफ़ी कुछ चर्चा किया था और यहाँ से आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा सवाल होते हैं। आज हम उनके बचे हुए क्वेश्चन जो आज उनको कंप्लीट करते हैं। ये दो वीडियो ऐसे ही रहने वाले हैं। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बनते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ इन्फॉर्मेशन आपकी जुड़ी हुई है। ठीक है, चलिए खैर शुरुआत। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में संविधान का निर्माण हुआ था, कब से संविधान बनना शुरुआत हुई थी और संविधान कब बन करके हमारा तैयार हुआ था। तो आपका 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई थी, जिसके स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और 11 दिसंबर को दूसरी मीटिंग हुई थी, जिसकी स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा 26 जनवरी 1949 को हमारा संविधान बनकर के तैयार हो गया। वर्तमान में हम 26 नवंबर को ही संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं, लेकिन हमने अपना जो संविधान लागू किया था वो 26 जनवरी 1950 को किया था। अब 26 जनवरी के पीछे क्या कारण था हमने पिछली वीडियो में जिक्र कर लिया था। अब थोड़ा सा हम कुछ राष्ट्रीय अपने जो हमारे राष्ट्रीय कुछ मामले हैं या राष्ट्रीय एक तरह से राष्ट्रीय चीजें हैं, राष्ट्रीय स्मारक है, उन पर हम लोग चर्चा करते हैं। स्मारक तो नहीं है, राष्ट्रीय जो इतने हमारे चीजें हैं मान्यता प्राप्त, उन पर हम लोग चर्चा करते हैं कि क्या इसमें है और क्या इसमें शामिल नहीं। चलिए कर देखते हैं। जैसे राष्ट्रीय ध्वज, हमारा राष्ट्रीय ध्वज पिछली वीडियो में भी हमने जिक्र किया था। 22 जुलाई 1947 को ये अपनाया गया था। यहाँ पे 22 जुलाई 1947 को ये अपनाया गया था। इसमें रंग 3+1 कुल 4 रंग है। वैसे हमने पढ़ा होगा कि तिरंगे में 3 रंग है, लेकिन कुल 4 रंग है। जैसे आपका ऊपर केसरी है, बीच में सफेद है और सबसे नीचे हरा है, लेकिन इनके बीच में एक नीले रंग की एक अशोक चक्र भी। तो कुल कलर की बात करें तो इसमें 4 है, 3+1। इसका क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्र ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात कितना है। तो लेंथ और ब्रेथ का रेशियो कितना है। तो ये आपका 3:2 है, यानी कि 3:2 है। क्वेश्चन आपको थोड़ा घुमा करके भी दे सकते हैं। आपसे पूछ सकता है कि राष्ट्र ध्वज की चौड़ाई व लंबाई का अनुपात कितना है। तो चौड़ाई 2 है और लंबाई आपकी 3 है। आप लोग इसको ऐसे समझिएगा, राष्ट्र ध्वज की लंबाई 3 होती है, चौड़ाई 2 होती है। आगे जो यूनिट होगी उसमें इसका उत्तर हो जाता है। जैसे अगर राष्ट्र ध्वज की लंबाई 3 फीट है तो चौड़ाई 2 फीट होगी। राष्ट्र ध्वज की लंबाई 3 मीटर है तो चौड़ाई 2 मीटर होगी। राष्ट्र ध्वज की लंबाई 3 इंच है तो चौड़ाई 2 इंच होगी। हमेशा लंबाई के 3 हिस्से होंगे, चौड़ाई के 2 हिस्से होंगे। यही आपका 3:2 का रेशियो होता है, यानी कि 3:2 का अनुपात होता है। अगर आपको ये लंबाई चौड़ाई आपस में इंटरचेंज करने लगे तो आप क्वेश्चन कर लोगे। आगे चले, प्रत्येक पट्टी का अनुपात। प्रत्येक पट्टी का मतलब होता है कि जैसे आपका जो एक पट्टी है, जैसे केसरिया रंग की पट्टी है, तो उस केसरिया रंग की पट्टी का अनुपात है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, प्रत्येक पट्टी का अनुपात का मतलब है कि इस पट्टी का अनुपात ऊपर वाले का, तो इसका अनुपात होता है 9:2 या 9:2 का रेशियो होता है। जैसे ये आपके 9 हिस्से ऐसे होंगे, 2 ऐसे होंगे। अगर 9 इंच होने लगे तो 2 इंच चौड़ाई होगी। अगर 9 फीट होने लगे तो 2 फीट इसकी चौड़ाई होगी। तो ऐसे आपको प्रत्येक पट्टी का अनुपात आपका 9:2 होता है। आगे की तरफ हम लोग चले तो इसका डिजाइन किसने तैयार किया था। क्वेश्चन ध्यान से कई बार बना। तो एम पिंगली वकैया नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने हमारे राष्ट्र ध्वज का डिजाइन तैयार किया। एम पिंगली वकैया, इन्होंने हमारे राष्ट्र ध्वज का डिजाइन तैयार किया। इसके अलावा इसमें 24 तीलियां भी है। जो बीच में अशोक चक्र है वो आपका, उसका कलर आपका गहरा नीले रंग का है या आपका डार्क नेवी है, तो उसमें आपकी 24 तीलियां मौजूद थी। आगे हम लोग, इसके अलावा जनवरी 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्र ध्वज को ससम्मान व प्रतिष्ठा के साथ फहराने का आदेश दे दिया था। जनवरी 2004 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि भारत का कोई भी व्यक्ति ससम्मान और प्रतिष्ठा के साथ राष्ट्र ध्वज को फहरा सकता है, अपने घर पर लगा सकता है। तो हमें अब वर्तमान में अधिकार है कि हम लोग अपने घर पर भी राष्ट्र ध्वज फहरा सकते हैं, प्रतिष्ठा के साथ और ससम्मान के साथ। उसका अपमान नहीं होना चाहिए। आगे देखिए तो 1907 में मैडम भिखाजी रुस्तम कामा ने जर्मन के स्टुटगार्ट में भारत का ध्वज भारत के बाहर पहली बार फहराया था। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भारत का ध्वज
भारत के बाहर फहराने वाले पहले व्यक्ति कौन थे या पहली महिला कौन थी? एक लेडी थी मैडम भिकाजी रुस्तम कामा, और मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की माता भी कहा जाता है। द मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। तो 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट भारत के बाहर भारत का झंडा फहराने वाली पहली महिला या पहले कौन थे? तो मैडम भिकाजी रुस्तम कामा थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, साल भी आपसे पूछ सकते हैं कि भारत के बाहर भारत का राष्ट्र ध्वज पहली बार कब फहराया गया? 1907 में। किसके द्वारा फहराया गया? मैडम भिकाजी रुस्तम कामा के द्वारा। कहाँ फहराया गया? जर्मनी के स्टुटगार्ट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत पिछले वीडियो में हमने जिक्र किया था कि आपके 24 जनवरी 1950 को अपनाए थे, लेकिन जो हमारे पहली बार गए थे राष्ट्रगान आपका 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था कांग्रेस के, और दिसंबर 1896 को कलकत्ता के एक अधिवेशन में हमारा राष्ट्रगीत गाया गया था। जब ये राष्ट्रगीत गाया गया था कलकत्ता के अधिवेशन में 1896 में, तो इस समय जो इसके अध्यक्ष थे कांग्रेस के अधिवेशन के, वे आपके थे रहीमतुल्ला शानी। रहीमतुल्ला शानी क्वेश्चन आपको यहां से बन सकता है। 1896 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, जब हमारा राष्ट्रीय गीत गाया गया था, तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो रहीमतुल्ला शानी थे। और ये दिसंबर 1896 में आपका राष्ट्रगीत पहली बार गाया गया था। इसके अलावा जब हमारा राष्ट्रगान गाया गया था कलकत्ता में 1911 में, 27 दिसंबर 1911 से तारीख भी फिक्स पूछी जाती है, तो इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो अब मैं बोल रहा हूँ, आप लोग नोट कर लेना। पंडित बिशन नारायण दत्त। पंडित बिशन नारायण दत्त इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। आगे की तरफ और चले हम लोग तो देखते हैं, जैसे हमारा राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, ये इसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर है। और आगे की तरफ अगर हम लोग चले तो इसमें देखें, जैसे हमारा राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, ये हमारा जो राष्ट्रगीत है ना, ये हमारा बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित है, ये इन्होंने लिखा है, और ये अथर्ववेद के मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये क्वेश्चन आपके हर तीसरे या चौथे एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेना। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत है, जो 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। शक संवत एक कुषाण वंश के राजा थे कनिष्क, उन्होंने 78 ईस्वी में चलाया था। तो ये आपका शक संवत हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है, अपनाया कब गया था? 22 मार्च 1957। क्वेश्चन यहाँ से बन गया। फिर आगे चलते हैं, कुछ चीजों पर हम लोग चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय मिठाई हमारी जलेबी है। राष्ट्रीय पुष्प हमारा कमल है। राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय नदी गंगा है। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। राष्ट्रीय पेड़ हमारा बरगद है। राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय विरासत पशु आपका एशियाई होती है। क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकते हैं, आप लोग इनको अच्छे से नोट कर लेना। वैसे बहुत नॉर्मल सी जानकारी है, इसकी आपको सभी को जानकारी है। दो चीजों पर और चर्चा करते हैं हम लोग। जैसे राष्ट्रीय पेय पदार्थ हमारा चाय है, और राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह, हमारी मुद्रा का जो चिन्ह है, एक सिंबल है ये वाला, इससे हमारी पहचान होती है, ये हमारे रुपये का सिंबल है। जैसे अमेरिका की पहचान है, ये अमेरिकी डॉलर हुआ, ठीक है ना, और भी देशों की मुद्रा की पहचान है, तो ये हमारी मुद्रा की पहचान है। अगर ऐसा सिंबल आपको मिल जाए तो इसका मतलब है, अगर ऐसे लिख दिया जाए तो 10 रुपये, इसका मतलब है। तो हमारी जो राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह है, ये आर का सिंबल है, ये ऐसे वाला, और ये सिंबल हमारा डी उदय कुमार के द्वारा दिया गया था, क्योंकि हमारी मुद्रा की विश्व पटल पर कोई पहचान नहीं थी। हम पूरा बात लिखा करते थे रुपया, ऐसे लिखा करते थे, और ये एक लैंग्वेज हमारी है, और वो की समझ में शायद आए या न आए। तो इससे हमें हमारी मुद्रा को पहचान दिलाई है ना आपकी इस सिंबल के द्वारा, और डी उदय कुमार ने हमारी मुद्रा को पहचान दिलाई, यानी इसके सिंबल को जो बनाया था डी उदय कुमार ने बनाया था। ये बात पर और चर्चा करते हैं। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, जो आपका सारनाथ स्थित अशोक की लाट से लिया गया है। इस पर कुल कितने जानवर है? इस पर देखते हैं हम लोग। इस पर कुल 8 जानवर है। क्वेश्चन से आगे पूछा जाता है कि इस पर शेरों की संख्या कितनी है, सिंह कितने हैं? तो हमें 3 शेर दिखाई देते हैं, एक सामने की तरफ को है, एक इधर की तरफ को है, और एक आपका इधर की तरफ को। तो 2 बगल में, एक सामने।
लेकिन एक जस्ट इसके पीछे भी है, जो सामने है उसके पीछे भी है, तो 4 शेर तो खुले हुए। एक दाईं तरफ नीचे की तरफ इधर भी है, एक दाईं तरफ नीचे की तरफ, सॉरी दाईं तरफ इधर है, एक बाईं तरफ इधर है, एक पीछे भी है और एक पीछे भी है, तो कुल 8 जानवर है। 4 शेर तो यहाँ सामने हुए, ऐसे सामने, फिर पीछे, इधर और इधर, एक नीचे शेर है। इसके अलावा एक हाथी भी है आपको यहाँ, एक घोड़ा भी है और एक सांड भी है, तो कुल 8 जानवर अशोक स्तंभ पर हमारे मौजूद है। इसमें शेरों की संख्या कितनी है? 5 है। तो ये हमने कहाँ से लिया गया? आपका सारनाथ स्थित अशोक की लाट से लिया। तो ये एक तरह से कुछ राष्ट्रीय बातों पर हमने चर्चा की। अब हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान के विदेशी सोर्सेज क्या है। ये विदेशों से हमने क्या क्या स्रोत लिए हैं, किस देश से हमने क्या लिया, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का बनता है, बिल्कुल पक्का यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूरे संभावना रहती है। तो जैसे हम बात करें, क्योंकि हमने जिक्र भी किया था भारतीय संविधान में जो है बहुत ही ज्यादा देशों से, शुरुआत में कहते ना कि भारतीय संविधान बड़ा क्यों है, तो बड़ा होने के कारण क्या है, तो कई देशों के संविधान से हमने एक तरह से दर्जन भर देशों के संविधानों से हमने अपना एक उत्तम प्रावधान ग्रहण किए हैं। तो आज ये सारी बातों पर चर्चा करेंगे क्या क्या वे प्रावधान है जो जो हमने ग्रहण किया। जैसे आपका ब्रिटेन, ब्रिटेन से हमने एकल नागरिकता। एकल नागरिकता क्या होती है? जैसे हमारे देश में रहने के लिए, भारत में रहने के लिए आपको सिर्फ एक नागरिकता यानी कि भारत की नागरिकता लेनी पड़ेगी। इसी प्रकार ब्रिटेन में भी आपका प्रावधान है कि ब्रिटेन में रहने के लिए आपको ब्रिटेन की ही नागरिकता लेनी पड़ेगी, वहाँ किसी राज्य की नागरिकता नहीं लेनी पड़ेगी। जैसे भारत में भारत की नागरिकता लेने के बाद किसी राज्य में, जिस भी राज्य में आप लोग रह सकते हो, तो उस राज्य की नागरिकता लेना जरूरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भारत की नागरिकता आपके पास होनी चाहिए। इसको हम बोलते हैं सिंगल सिटीजनशिप या एकल या अथवा एकहरी नागरिकता। इसके अलावा जैसे एक एग्जाम्पल हम समझिए, एक देश है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, उसमें रहने के लिए आप, उसमें दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। दोहरी नागरिकता का मतलब ये है कि आपको अमेरिका की तो नागरिकता लेनी ही पड़ेगी, साथ ही साथ जिस राज्य में आप लोग रहोगे उस राज्य की भी आपके पास नागरिकता होनी चाहिए, तो वहाँ दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। एक देश आपका स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में रहने के लिए आपको तीन नागरिकता का प्रावधान है। वहाँ रहने के लिए आपको देश की भी नागरिकता लेनी पड़ेगी। इसके अलावा जिस राज्य में रहोगे उस राज्य की नागरिकता लेनी पड़ेगी। इसके अलावा जिस जिले में रहोगे उसकी भी नागरिकता लेनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन यहाँ से उदाहरण पूछे जा सकते हैं आपसे, निम्न में से कौन सा उदाहरण एकल नागरिकता का है, या कौन से देश में एकल नागरिकता है, कौन से देश में दोहरी नागरिकता है, स्विट्जरलैंड में कैसे नागरिकता है। तो एकल नागरिकता आपके भारत में, ब्रिटेन में है, दोहरी नागरिकता आपकी यूएसए में है, और तीसरी नागरिकता यानी कि ट्रिपल सिटीजनशिप आपकी स्विट्जरलैंड। तो हमने एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली है। इसके अलावा संसदीय सर्वोच्चता, संसद की सर्वोच्चता, हमारे यहाँ किसी भी मामले पर सर्वोच्च बाद में है, सर्वोच्च जो आपकी संसद होती है आपकी, एक तरह से जो आपके प्रशासनिक मामले हैं, तो संसदीय सर्वोच्चता आपकी हमने ब्रिटेन से ली, संसद की सर्वोच्चता। इसके अलावा संसदीय मॉडल, जो हमारी संसद का मॉडल है, आप लोग कह सकते हो कि लोकसभा राज्यसभा जो हमारी पूरी संसद है, सॉरी, वो हमने सारा का सारा ब्रिटेन से ग्रहण किया। मार्कर नीचे गिर गया था। तो इसके अलावा द्विसदनीय मॉडल, द्विसदनीय मॉडल जैसे आपका अपर हाउस, लोअर हाउस, इसको हम बोल सकते हैं राज्यसभा और लोकसभा, तो हमारा कहाँ से लिया गया है? आपका ब्रिटेन से लिया गया। इसके अलावा विधानमंडल, देखो आप लोग ऐसे समझो, अगर ये अलग अलग शब्दावली से आता है क्वेश्चन, जैसे संसदीय मॉडल और आपका विधानमंडल, आपका क्या होता है? विधान का मतलब होता है कानून, यानी कि जहाँ कानूनों का निर्माण होता है वही आपका एक तरह से विधानमंडल का है। तो आप इसे, कानूनों का निर्माण भारत में कहाँ होता है? अगर राज्यों में देखें तो हम विधानमंडल में होता है, लेकिन देश में देखें तो संसद में होता है। लेकिन संसद भी एक विधानमंडल है और आपका विधानमंडल तो विधानमंडल है ही, बस इनके नाम एक तरह से अलग अलग दे दिए गए। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि विधानमंडल यानी कि जहाँ कानूनों का निर्माण होता है, और संसदीय मॉडल, संसद में भी तो कानूनों का ही निर्माण होता है। तो ये आपका प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। तो विधिमंडल, विधानमंडल या संसदीय आपका कुछ मामला सब पूछा जाए, संसदीय विशेष अधिकार पूछा जाए, ये सब हमारे ब्रिटेन से लिए गए हैं। और पीएम का पद यानी कि प्रधानमंत्री का पद भी हमारा ब्रिटेन से ग्रहण किया गया है। क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता ही बनता है, आप लोग इसको अच्छे से तैयार करें। आगे हम लोग चलते हैं। जैसे अमेरिका, अमेरिका से क्या कर लिया गया? तो राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का पद हमने अमेरिका से लिया है। क्वेश्चन कई बार यहाँ से बना हुआ है। राष्ट्रपति का निर्वाचन आपका आयरलैंड से है, इस पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद आपका अमेरिका से लिया, यूएसए से लिया। न्यायिक पुनर्विलोकन, हमारा जो जजमेंट सिस्टम है
ये आपका अमेरिका से लिया गया। ये भी क्वेश्चन आपका कई बार बना होगा। इसके अलावा न्यायिक सर्वोच्चता, हमारे यहाँ जो सर्वोच्च होगा न्यायिक हो, आपका जजमेंट होगा। जुडिशरी को आपका सर्वोच्च माना जाता है। लिखित और अलिखित संविधान में मैंने इस पर जिक्र भी किया था कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी चीज को निरस्त कर सकता है जो अवैध होगी। तो एक तरह से न्याय की सर्वोच्चता हमने कहाँ से ग्रहण की है? अमेरिका से, यानी कि यूएस। इसके अलावा जनहित याचिका, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आजकल पूछा जा रहा है, बहुत ट्रेंड में क्वेश्चन है कि PIL का प्रावधान हमारे देश में कहाँ से है? तो अमेरिका से है। और एक क्वेश्चन और ध्यान रखना, PIL का जनक किस देश को कहा जाता है? तो इसका भी आंसर यूएस से ही है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका को ही PIL का जनक कहा जाता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और इस पर मैं चर्चा करूंगा, संविधान में भी चर्चा करूंगा और जब मूल विधि पढ़ाऊंगा तब भी चर्चा करूंगा। ये बहुत बेहतरीन मुद्दा है PIL का। आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन यहाँ मूल विधि में बन सकता है यूपीएससी से। इसके अलावा आपका वैसे एग्जाम्स में PIL के संबंधित कोई ऐसे अलग से क्वेश्चन बन सकता है। तो आगे देखते हैं मूल अधिकार। हमारे जो मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स अमेरिका से ग्रहण किए गए, यूएसए से ग्रहण किए गए। मूल अधिकारों पर भी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे आगे चलकर। इसके अलावा चुनाव प्रक्रिया, चुनाव की प्रक्रिया किस प्रकार होगी, ये भी आपकी यूएसए से है। इसके अलावा एक आपातकाल लिया हुआ है, और आपातकाल आप लोग कहोगे कि जर्मनी से है। बिल्कुल, आपातकाल का प्रावधान जर्मनी से है, लेकिन आपातकाल 3 प्रकार का होता है। एक आपका राष्ट्रीय आपातकाल, एक आपका राज्य में आपातकाल, एक आपका वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद नंबर 352, 356 या 360, 352, 356 और 360, ये 3 अलग अलग प्रकार की इमरजेंसी है। तो राष्ट्रीय इमरजेंसी आपकी 352 में है, आपका राष्ट्रपति शासन या राज्य में आपातकाल आपका 356 में है, और वित्तीय आपातकाल आपका 360 में। तो वित्तीय आपातकाल हमारा अमेरिका से यानी कि यूएसए से ग्रहण किया गया है। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखना। बाकी 2 आपके आपातकाल जर्मनी के संविधान से, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। और एक क्वेश्चन और आप लोग यही लगे हाथ लिख लेना, क्या है क्वेश्चन से कि भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगा है? तो एक बार भी नहीं। तो भारत में आज तक ऐसी स्थिति नहीं है आई है कि वित्तीय आपातकाल लगाना। चलिए, महाभियोग, इम्पीचमेंट, ये महाभियोग बहुत ज्यादा पूछा जाता है और संविधान में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे आगे चल करके। तो फिलहाल तो आप इतना समझ लीजिएगा कि महाभियोग या इम्पीचमेंट आपका अमेरिका से ग्रहण किया गया। प्रस्तावना का शीर्षक, प्रस्तावना का शीर्षक जो है हमारा, ये भी आपका अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, चलो। पंचायत व्यवस्था, इसको अमेरिका में ब्लॉक सिस्टम बोला जाता है। तो पंचायत व्यवस्था भी हमारी यूएसए से ग्रहण की गई। ठीक है, तो ये हमारे अमेरिका से ग्रहण किए गए एक तरह से कुछ प्रावधान थे जो हमने वहां से लिए थे। काफी प्रावधान अमेरिका से, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से आपका बहुत ज्यादा बनता है। और इससे बाहर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपके विदेशों से लिए गए सोर्सेज है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। मैं आपको बिल्कुल छोटे से छोटे मैंने पॉइंट आपके इंक्लूड किए हैं, कंप्लीट आपका शायद इससे बाहर तो कुछ आने का मतलब नहीं बैठता है। कभी कोई अपवाद से कोई आ जाए तो बात एक अलग है, नहीं तो आपका सारा लगभग नहीं है। अब मैं एक दावा करता हूँ कि 95% आपका यही से आएगा। ठीक है, चलिए। कनाडा, कनाडा से जैसे संघात्मक मॉडल, संघ की आपकी अवधारणा है। ठीक है ना, संघात्मक क्या है, संघ क्या है, परिसंघ क्या है, महासंघ क्या है, अर्धसंघ क्या है, इन पर हम लोगों ने चर्चा की। तो हमारा उस समय भी मैंने आपको बताया था कनाडा एक उदाहरण। तो कनाडा से संघात्मक मॉडल, इसको अगर आपको समझना है तो आप पिछली वीडियो में जाकर के संविधान की समझ सकते हैं। थंबनेल पे लिखा हुआ है संघ, परिसंघ और आपका अर्धसंघ, महासंघ क्या है। तो ये आपका संघात्मक मॉडल कनाडा से लिया गया। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया, बहुत बार, और आजकल कुछ पूछा भी ज्यादा ही जा रहा है ये क्वेश्चन आपका कि राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किसी देश से हमने ग्रहण किया। ठीक है, तो ये कनाडा से। तो केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां हमारी कनाडा से ली गई। यहाँ आपको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर बताना है कि एक वायसराय को किस अधिनियम के तहत वायसराय को अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई थी। मैंने आपको संवैधानिक विकास पढ़ाए हैं, उसमें कुछ एक्ट पढ़ाए हैं। तो किस अधिनियम के तहत या किस एक्ट के तहत वायसराय को अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई थी? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इससे पता लगेगा कि आप लोग वास्तव में पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। क्योंकि मैं तो पढ़ा रहा हूँ, सिलेबस आपका अच्छे से चल रहा है, आगे की तरफ को चल रहा है, लेकिन आप लोग भी तैयार कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो किस अधिनियम के तहत वायसराय को अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की। इसके अलावा जीएसटी, ये भी मुद्दा नया ही है।
ज़्यादा समय का नहीं है, तो जीएसटी हमने कहाँ से लिया है, ये भी आपको कनाडा से लिया गया। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। जर्मनी से आपातकाल लिया है। मैंने आपको भी बताया आपातकाल दो प्रकार का, राष्ट्रीय आपातकाल और एक आपका राज्य में आपातकाल। राज्य में आपातकाल को कई और नामों से जाना जाता है, लेकिन हम तब पढ़ेंगे जब हम लोग इमरजेंसी पढ़ेंगे। अभी तो बस आप लोग समझ लीजिएगा, ये दो प्रकार की इमरजेंसी आपकी जर्मनी से ली गई है, और तीसरी इमरजेंसी आपकी यानी वित्तीय आपातकाल आपका अमेरिका से लिया गया। आगे चले तो रूस से हमने पंचवर्षीय योजनाएं ली है, 5 ईयर प्लान्स, ये रूस से ग्रांट दिए गए हैं। हालांकि वर्तमान में आपके नहीं चल रहे हैं, आगे चल करके चलेंगे या नहीं चलेंगे आगे देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल वर्तमान में एक तरह से अभी रुके हुए हैं। 2017 में आपकी अंतिम पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गई थी 12वीं। इसके अलावा प्रस्तावना में न्याय का सिद्धांत, प्रस्तावना में हमने जो न्याय की बात की है, न्याय का सिद्धांत है, वो भी आपका रूस से लिया है। इसके अलावा और देखिए तो मौलिक अधिकार, सॉरी ये मौलिक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार हमारे रूस से, मौलिक कर्तव्य हमारे रूस से लिए गए। तो मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। संख्या वगैरह के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक शब्द, हमारी प्रस्तावना में 3 शब्द हैं, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक, ये तीनों शब्द हमने रूस से ग्रहण किए। प्रस्तावना में हम इसके बाद चर्चा करेंगे। तब लोग तो सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक शब्द हमारे रूस से लिए। इसके अलावा जापान से जो हमने लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसे ही हम लोग अनुच्छेद के नाम से जानते हैं, जिनको हम लोग आर्टिकल्स बोलते हैं ना, अनुच्छेद। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कि अनुच्छेद हमने जापान से लिए। अब यहाँ से क्वेश्चन है कि आपको थोड़ा कंफ्यूजन करने के लिए आ सकता है। कैसे? जैसे आपसे कहा जाए कि विधि निर्माण प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है, और आपका या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है, तो आप लोग समझिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसको हम लोग अनुच्छेद कहते हैं। तो ये तो हमारा जापान से है। और विधि निर्माण प्रक्रिया अभी जिक्र किया था, अगर आप लोगों ने थोड़ी सी समझ विकसित कर ली है तो आप लोग देखिएगा कि विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का निर्माण कहाँ होता है? संसद में है। संसदीय मॉडल या संसदीय प्रक्रिया हमारी कहाँ से है? ब्रिटेन से है। तो ये इससे मिलता जुलता क्वेश्चन, विधि निर्माण प्रक्रिया और यहाँ है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो ये आपका जापान से है और वो आपका ब्रिटेन से। ठीक है, चलिए दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका से क्या किया है? जैसे संविधान संशोधन की प्रक्रिया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जो प्रक्रिया आपकी है दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। इसके अलावा राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन राज्यसभा में जो सदस्यों का होगा उसका प्रावधान हमने कहाँ से दिया है? दक्षिण अफ्रीका से दिया है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछ ही जाता है। जैसे फ्रांस आगे, फ्रांस हमने तो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, ये भी क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, इसको आप लोग नोट करना है। इसके अलावा 3 शब्द स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये तीनों शब्द भी हमारे पास से लिए गए हैं, फ्रांस से लिए गए। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये भी लगभग हर तीसरे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये इस बार यूपीएससी में भी क्वेश्चन, 2020 में जो आपका यूपीएससी का एग्जाम था उसमें भी क्वेश्चन पूछे, तो बढ़िया क्वेश्चन आपके एग्जाम से बनते। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व या आपके डीपीएसपी, ये होते क्या है, इन पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अभी हम लोग इनको समझ रहे हैं हमने क्या चीज कहाँ से ली है। तो डीपीएसपी हम लोग इसको शॉर्ट में बोलते हैं, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके अलावा राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होगा उसकी प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है? आयरलैंड से। आयरलैंड के प्रावधान बेहद इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके एग्जाम। क्वेश्चन आपका यहाँ बिल्कुल बनता है, यहाँ से क्वेश्चन से तीसरे चौथे एग्जाम से आपको मिलता है। इसके अलावा कलेक्टर का पद, और इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजन रहता है, थोड़ा सा ये बुकों में अलग अलग भी दिया जाता है, कहीं ऑब्जेक्टिव आप लोगों ने देखा समझा। कलेक्टर का पद वैसे तो आयरलैंड से लिया गया है, अगर आयरलैंड ऑप्शन में नहीं है तो आप ब्रिटेन पे जा सकते हैं, अगर आप ऑप्शन में आयरलैंड नहीं है तो ब्रिटेन पे जा सकते हैं।
तो क्लस्टर का पद आयरलैंड है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, तो आप ब्रिटेन पे जा सकते हैं। इसके अलावा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन अभी जिक्र किया था। राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन जैसे आपने देखा होगा, राज्यसभा में सदस्य मनोनीत होते हैं, 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो उनके मनोनयन का प्रावधान आपका आयरलैंड से। आगे हम लोग देखें तो ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है, तो प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना का शीर्षक अमेरिका से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सेशन, जैसे आपका संविधान का अनुच्छेद 108 है, उसमें आपका संयुक्त अधिवेशन की अवधारणा, तो संयुक्त अधिवेशन या ज्वाइंट सेशन आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया। इसके अलावा समवर्ती सूची, ये भी आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली। आगे एक पॉइंट आप लोग को मैंने वैसे पहले भी बताया होगा कि राष्ट्रपति का अध्यादेश, राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं वो आपका 1935 के एक्ट यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। पहले भी जिक्र किया था, अभी भी आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन में आगे पूछा जा सकता है। और इसके अलावा तमाम बहुत सारे प्रावधान हमने 1935 के भारत शासन अधिनियम से ग्रहण किए। तो मोस्टली आपके एग्जाम से आप लोग ऑब्जेक्टिव उठा करके दे देंगे। जितना मैं आपको संविधान पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पीसीएस का जो आपको पूर्वावलोकन है घटना चक्र, एसएससी का आप घटना चक्र उठा सकते हैं। आपको क्वेश्चन लगभग यही से, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर आपके कुछ ही क्वेश्चन हो सकते हैं, जो आपके कुछ ज़्यादा ही बड़े एग्जाम्स के होते हैं, या उसमें थोड़ा आपके लैंग्वेजेज हो सकते हैं, नहीं तो आपके क्वेश्चन लगभग पीसीएस में भी आपको टोटल क्वेश्चन आपके यही सीखना है। इसके अलावा शायद अब हम लोग अनुसूची का जिक्र करते हैं। अनुसूची जब भारतीय संविधान लागू हुआ उस समय इनकी संख्या 8 थी। पहले भी हम लोगों ने चर्चा किया था, मूल रूप से भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी और 22 भाग हुआ करते थे। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 8 से 4 बढ़कर के 12 हो गई। तो ये मूल कौन कौन सी थी, क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकते हैं, इनमें से भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची मूल अनुसूची या कौन सी आपकी बाद में जुड़ी, तो हम उन पर चर्चा करते हैं। अनुसूची, जैसे अनुसूची नंबर 1, इसमें क्या जिक्र किया गया, फर्स्ट में संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र। अनुसूची 1 में जो प्रावधान किया गया है तो संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र ये प्रावधान किया गया। इसके अलावा अनुसूची नंबर 2, दूसरी में वेतन एवं भत्तों का प्रावधान, कि वेतन कहाँ से दिया जाएगा और भत्ते वगैरह ये कहाँ से दिए जाएंगे, तो ये सारा जिक्र किया जाएगा। इसके अलावा शपथ, आपकी जो ओथ होती है राष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की, सांसदों की और उपराष्ट्रपति की, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की, मुख्य न्यायाधीश की, इन सब की शपथ आपकी इनमें प्रावधान किया गया है। तो पहले में आपका संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र है, दूसरी में वेतन में भत्ते हैं, तीसरी में शपथ यानी कि ओथ है, चौथी अनुसूची में आपका राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से पूछे, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द राज्यसभा सीट। तो ये किस किस प्रकार होगा, इस राज्य में कितनी राज्यसभा सीट होगी, उनका बंटवारा किस तरीके से होगा, ये सारा प्रावधान अनुसूची नंबर 4 में किया गया है। जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है नाम लोग अपने एग्जाम से, ये बहुत ज्यादा आए हैं क्वेश्चन आपसे। अनुसूची नंबर 5 में जो जिक्र किया गया है वो SC/ST के प्रशासन के बारे में जिक्र किया गया है। SC/ST का प्रशासन किस प्रकार होगा, लेकिन यहाँ कुछ छोड़ दिया गया है, कुछ राज्यों को, जैसे आपका असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और लद्दाख भी शामिल है। तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और लद्दाख को छोड़ करके पूरे भारत का SC/ST प्रशासन किस प्रकार चलेगा, क्या उसके लिए किस तरह क्या क्राइटेरिया होगा उसके लिए, तो सारी चीजें अनुसूची नंबर 5 में। यहाँ देखो ना, SC/ST प्रशासन यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रशासन किस प्रकार चलेगा, इन 5 राज्यों को छोड़ करके, तो अनुसूची नंबर 5 में कि इसका प्रावधान। अनुसूची नंबर 6, ये जो 5 राज्य छोड़े गए थे इन्हीं का प्रावधान अनुसूची नंबर 6 में A फॉर असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और लद्दाख, इनके SC/ST के प्रशासन के बारे में अनुसूची नंबर 6 में बताया गया है। अनुसूची नंबर 7, इसमें 3 प्रकार की सूचियां हैं, इसमें 3 प्रकार की आपकी सूचियां शामिल है, जैसे आपकी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची वो सूची होती है जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची वो सूची है जिस पर राज्य सरकार कानून बनाती है, समवर्ती सूची वो सूची है जिस पर दोनों मिलकर के कानून बनाते हैं, यानी कि राज्य भी और केंद्र भी। संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय, पहले इसमें 97 विषय हुआ करते थे,
राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय 61, पहले इसमें 66 विषय हुआ करते थे। और समवर्ती सूची में वर्तमान में आपके 52 विषय है, पहले इसमें 47 विषय हुआ करते थे। क्या हुआ था, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्य सूची से 5 विषय हटा करके समवर्ती सूची में जोड़ दिए गए। अब लोग ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि इनमें विषय कितने, तो सम सूची में 100 विषय वर्तमान में है, पहले 97 थे। राज्य सूची में वर्तमान में 61 है, पहले 66 विषय थे। और समवर्ती सूची में 52 है, पहले 47 विषय हुआ। तो किसी संविधान संशोधन के तहत यानी कि 42वें संविधान संशोधन के तहत आपके राज्य सूची से 5 विषय हटा करके समवर्ती सूची में जोड़ दी। और ये संविधान संशोधन आपके जो है आपका जितने भी है इन पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपके यहाँ से भी बनते हैं। इसके अलावा 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है कि जैसे वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं भारतीय संविधान में, जब संविधान लागू हुआ उस समय कितनी भाषाएं, जब संविधान हमारा लागू हुआ उस समय 14 भाषाएं। उसके बाद एक जोड़ी गई सिंधी भाषा, उसके बाद 3 और जोड़ी गई मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। तो ये 3 भाषाएं तब जोड़ी गई। इसके अलावा ये 4 भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली और एक आपका संथाली, ये सबसे बाद में जुड़ी थी। कब कब जोड़ी गई इन पर हम लोग संविधान संशोधन में चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल भाषाओं के नाम देख लीजिएगा, क्वेश्चन आपके यहीं से। तो भाषाओं को लेगा 8वीं अनुसूची में। और वर्तमान में भाषाएं भारत में यह मान्यता प्राप्त भाषाएं भारत में भारतीय संविधान में 22, 14 + 1 + 3 + 4। एक सिंधी जोड़ी गई थी, ये 15वें नंबर की थी। फिर आपकी 3 जोड़ी गई थी मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। फिर आपकी 4 जोड़ी गई थी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। एक क्वेश्चन बनता है भारतीय संविधान में शामिल एकमात्र विदेशी भाषा, तो आपकी नेपाली भाषा। इसका बराबर आपका 8वीं अनुसूची में। तो ये 8 अनुसूचियां जो थी आपकी, ये आपकी एक तरह से मूल अनुसूची में इनको कह सकते हैं। ये जब संविधान लागू हुए उस समय तक आपकी यही अनुसूची। इसके बाद जो जोड़ी गई है 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। हमारे संविधान में 1951 में पहला अमेंडमेंट हुआ था, यानी कि पहला संशोधन हुआ था। और ये पहला संविधान संशोधन के तहत कृषि कानूनों को जोड़ा गया, कृषि से संबंधित था। इसमें और भी कुछ मामले हैं, लेकिन वो ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके नहीं है। कुछ विधियों का माननीयकरण ऐसा आपका, इसमें कुछ प्रावधान है, लेकिन वो हमारे लिए महत्वपूर्ण आपका नहीं है। तो 9वीं अनुसूची कृषि से संबंधित है। 10वीं अनुसूची आपके दल बदल कानून से संबंधित है। ये 1951 में जोड़ी गई थी, पहले संविधान संशोधन के द्वारा, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 1951 में। दल बदल कानून की वाली जो आपकी 10वीं अनुसूची थी, ये आपकी 1985 में जोड़ी गई थी। 52वां संविधान संशोधन 1985 में आपकी ये जोड़ी गई थी। इसके अलावा आपको अगर हम लोग देखें, अच्छा दल बदल कानून क्या होता है, इस पर हम लोग वैसे चर्चा बाद में करेंगे, काफी बड़ा मामला है। लेकिन वर्तमान में ये है कि कोई भी एक तरह से कैंडिडेट या कोई जो आपका एक जो जीता हुआ होता है किसी भी पार्टी से, वो किसी पार्टी को छोड़ करके अपना दल ऐसे अकेले दम पर नहीं बदल सकता। चलिए, इसके अलावा 11वीं अनुसूची ये ग्राम पंचायत से संबंधित, जो लोकल एरिया की आपकी जो पंचायत होती है ग्राम पंचायत से संबंधित आपकी 11वीं अनुसूची है। और 12वीं अनुसूची में आपका शहरी पंचायत या आपका नगर पालिका व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। इनके संविधान संशोधन भी हम लोग देखेंगे, 73वां संविधान संशोधन 20 से संबंधित है। इन बातों पर हम लोग चर्चा के करेंगे जब मैं आपको संविधान संशोधन करूँगा। और ये जो आपकी वीडियो थी, ये आज का हमारा जो मामला था, कुछ पिछले वीडियो का जो संविधान का एक मामला था, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम से बहुत ज़्यादा बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ से आपके एग्जाम से बहुत ज़्यादा सवाल बनते हैं। आप लोग इन्हें अच्छे से नोट्स बना लेना और अच्छे से इनको तैयार कर लेना। और मुझे एक ऐसी आशा है कि आप लोगों का संविधान अब बहुत अच्छे से चल रहा होगा, अच्छा आपकी समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई परेशानी है, कोई आपके क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, कोई टॉपिक आपको कोई समस्या पैदा कर रहा है, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं कि कोई अगर आपको प्रॉब्लम है तो उसका हम लोग समाधान कर लेंगे, एक तरह से अलग वीडियो बना लेंगे उसमें। ठीक है, तो बस घर पर रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए